वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। जो अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। ओके, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि द चैप्टर विच वी वर डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री अर्लियर वाज कंप्लीटेड। ठीक है, अब आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री के जो बाद वाला चैप्टर है ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक, पीएमआई जो चैप्टर है वो स्किप्ड है आपके सिलेबस से। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है 6 ऑलरेडी डिस्कस विद यू, लीनियर इनइक्वालिटी ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक, 7th चैप्टर जो है अब नेक्स्ट है वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आज जो आप पढ़ेंगे वो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में होंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले मैं आज वही डिस्कस करने वाला हूँ, डायरेक्ट परमुटेशन पे नहीं आने वाला हूँ। ठीक है, सो permutations and combinations, इसको मैं शॉर्ट में P एंड C लिख देता हूँ। ठीक है, P एंड C, जैसे मैंने रिलेशन फंक्शन के लिए R एंड F बोला था, सिमिलरली इसके लिए हम यूज करेंगे P एंड C। ठीक है, तो अब बेसिकली ये चैप्टर में है क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें समझते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, परमुटेशन और जो कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, हम बेसिकली इसमें ये सीखेंगे कि अरेंजमेंट, ठीक है, या जो सिलेक्शन होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स का आउट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो n ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना या उनको अरेंज करना। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आप पढ़ने क्या वाले हो, तो बेसिकली वो यही होगा, इसमें हम नंबर ऑफ वेज, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन दिस चैप्टर वी लर्न, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, दैट इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू फाइंड the number of ways to arrange or select the objects out of a number of given objects ठीक है, आउट ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग दैट। अब इसका मतलब क्या है इस लाइन का वो बता दे रहा हूँ। इन दिस चैप्टर यू विल गोना लर्न द नंबर ऑफ वेज तो आप समझिए तरीके, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज और सेलेक्ट। अरेंज और सेलेक्ट आप समझ चुके हैं, सेलेक्ट का मतलब क्या है, चूज कर लेना। ठीक है, कि जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 5 तरह की वॉच है, घड़ियाँ हैं 5 तरह की, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको पहनने के लिए उन 5 में से कोई भी तो सेलेक्ट कर सकता हूँ ना। तो ये अब मैंने जो मेरे को पहननी वो सेलेक्ट हो गया, वो हो गया सिलेक्शन, क्योंकि वो मुझे पहननी है। ठीक है, और अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ, मैंने ये बोला कि ना कोई भी 2 वॉच को, 5 में से कोई भी 2 वॉच को मुझे चूज करके उनको अरेंज करना है। अब अरेंज मैं किसी के भी साथ कर सकता हूँ, मान लीजिए एक पूरे ड्रेस के साथ में अरेंज कर दूँ, या मेरी मर्जी है, दैट इज अप टू मी, राइट। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन जो होते हैं बेसिकली वही होते हैं इसमें, द ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ नंबर, जैसे 5 में से 2 ही सिलेक्ट करनी है, 5 में से 3 सिलेक्ट करनी है, 5 में से 5 भी कर सकते हैं। विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम, विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग का मतलब क्या है, बिना लिखे हुए, मतलब ऐसा नहीं करना है कि मेरे पास
मतलब अब देखिए लिस्टिंग वर्ड यूज क्यों किया, विदाउट लिस्टिंग क्यों बोला जा रहा है वो बताता हूँ। 5 घड़ी है, चलो ठीक है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है 1 2 3 4 W1 W2 W3 W4 W5 5 वॉचेस के लिए, ठीक। 10 लिख सकते हैं, 50 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बट स्टिल वी कैन राइट, राइट। बट 1000 घड़ियां हो तो अब तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैंने बोल दिया 1000 घड़ी में से 900 घड़ियों को सेलेक्ट करके उनको अरेंजमेंट करने हैं, अब तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जितनी देर में हम सेलेक्ट करेंगे उतनी उससे ज़्यादा दिमाग खराब तो हो जाएगा हमें लिखने में, नंबर ऑफ वेज को ही कि कितने तरीके से इसको लिखते जाएं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। 1 लाख हुई तो भूल ही जाओ कि हम ये कर भी पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें ना फॉर्मूले की हेल्प से ये सारा वर्क करने वाले वो हम सीखेंगे, ठीक है। बट उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, सीखने से पहले इस जो अरेंजमेंट और सिलेक्शन होगा, इससे पहले आपको इसमें पढ़ना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो मैं अब वो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये जो बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है यही आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज और सेलेक्ट और डिफरेंट मतलब सम ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम, ठीक है। ये तो है इसके जो इसमें आप पढ़ोगे। अब नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए नाम से बड़ा ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो इसमें मेन प्रिंसिपल है वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ और एक होगा एडिशन लॉ। बट फर्स्ट आई एम गोना डिस्कस विद यू इज मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है, देखिए नाम से बड़ा क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अब किस तरह से, सपोज कोई इवेंट है ई, ठीक है, उसकी एक एसोसिएटेड इवेंट है एफ, ठीक। ई इवेंट को अरेंज करने के तरीके थे एम, और जो एसोसिएटेड इवेंट है एफ उसको अरेंज करने के तरीके थे एन, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ तरीके, जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इन दो उस पूरी इवेंट के लिए, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एम इंटू एन। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक बेसिक, एक मेन इवेंट है ई, उसी की सब इवेंट या एसोसिएट, सब नहीं बोलेंगे, एसोसिएटेड इवेंट है उसी की ही, ठीक है। ई इवेंट एम वेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्चुअली, एसोसिएटेड इवेंट एफ एन वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर ऑफ वेज, एम इंटू एन का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जल्दी क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज आपके पास 3 शर्ट्स हैं एंड 2 पैंट्स हैं, ट्राउजर्स, ठीक है। पैंट वर्ड बहुत पुराना हो गया, ट्राउजर यूज कर रहा हूँ मैं वर्ड, ठीक है। ये जीन्स कह लेते हैं, चलो ठीक है, जीन्स, वैसे भी सबको जीन्स ही पसंद है, ठीक। तो टी शर्ट कह लो या शर्ट कह लो और 2 जीन्स हैं। इसको मैंने बोल दिया, मैंने 3 है तो S1 S2 S3, यहाँ पे 2 ही जीन्स है तो J1 और J2, ठीक। अब आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, उसने आपको आज इनवाइट कर दिया, मतलब जब भी होगा उस दिन के लिए इनवाइट कर दिया उसने, उसने बोला कि यार मेरा बर्थडे है और तुम्हें आना है, ठीक है। अब बड़े कंफ्यूज, 3 शर्ट हैं 2 जीन्स हैं, अब मैं किस तरह से अरेंजमेंट करूँ, मतलब आप करोगे, ठीक है, तो किस तरह से किया जाए। तो अब देखो, आपने वार्डरोब ओपन की, ठीक है, आपने देखे 3 शर्ट, ठीक। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ। तो देखो
सबसे पहली पॉसिबिलिटी, पहली शर्ट है और पहली ही जीन्स, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। ठीक, पहली शर्ट है बट जीन्स तो दूसरी है, ये भी तो हो सकता है। S1 J2 के साथ बहुत अच्छी लग रही है, कॉम्बिनेशन कलर लुक और हमारे ऊपर सूट कर रही है, तो हाँ ऑब्वियसली इसको ट्राई करेंगे। या सेकंड के साथ भी तो हो सकता है, S2J1 S2J2, सिमिलरली फॉर थर्ड वन। देखिए हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, शर्ट जो थी ई इवेंट, इसके तरीके से 3 1 2 3, एसोसिएटेड इवेंट है जीन्स वाली F, जिसके तरीके हैं 2, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6। एक्चुअली में देखो लिस्ट किया, जब ये लिस्टिंग है, दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग, ये मैंने लिख के देख लिया ना, क्योंकि छोटी डिजिट्स हैं, सो इट इज इजी टू राइट डाउन, लिस्ट करना इजी है। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 वेज। ये तो तरीका है जब मैं लिख के देख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, S1 शर्ट के लिए मैंने दोनों जीन्स J1 J2, सेम फॉर S2 J1 J2, सेम फॉर SC 1 2 3 4 5 6, सिंपल एज दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये तरीका था, ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विच इज मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। एक दूसरा प्रिंसिपल इसी में क्या है, एडिशन वाला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देता हूँ। एडिशन लॉ में क्या है, एडिशन लॉ में बेसिकली ये है, अगर दो अलग अलग इवेंट हैं, पहली ई है दूसरी एफ है, पहली के एम तरीके हैं दूसरी के एन तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, अंडरस्टूड है क्या हो जाएंगे, क्योंकि लॉ का नाम ही क्या है एडिशन, तो ऐड कर दो m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। बट इवेंट्स अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पे दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करिए, एसोसिएट हो रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिना जीन्स की पार्टी में चले जाओगे, समझ रहे हो, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो हम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है। तो ये दोनों एसोसिएटेड है, क्यों एसोसिएटेड है, बहुत ही अच्छे से समझ गए इस एग्जाम्पल की वजह से, राइट, क्लियर। वो क्या है, अलग इवेंट है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नहीं एक्चुअली, वो बस एडिशन ही समझ लो कि वो बिल्कुल दो अलग ही इवेंट है, ठीक है, वो डिपेंड ही नहीं करेंगी एक दूसरे पे, इस तरह से समझ सकते हो आप, ठीक। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन लॉ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आज मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताने वाला हूँ, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या है उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। परमुटेशन तो अभी टाइम लगेगा, बट उससे पहले जो बेसिक पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट बेसिक पार्ट इज द फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक। सो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल है क्या एक्चुअली, नाम तो बड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, पढ़ा भी नहीं होगा आई थिंक। फैक्टोरियल का मतलब होता है, सपोज करो अगर कोई नंबर n दे रखा है, ठीक है, n मान लेते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, या मैं कह सकता हूँ आपको, देखिए होता नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जीरो के लिए भी है, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल हम अज्यूम करते हैं कि वो 1 के वैल्यू, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अभी मैं बताने वाला हूँ क्या है ये, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सक्सेसिव प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे n लिख दिया है मैंने, तो अंडरस्टूड है n फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए फैक्टोरियल की नोटेशन या तो ऐसे लिखो इस तरह से, या आप इसी के साथ आगे एक्सक्लेमेशन का साइन बना दो। तो ये डिफाइन किस तरह से होता है, n -1 n -2 n -3 एंड सो ऑन, 3 × 2 × 1, इस तरह से ये डिफाइन होगा। n से स्टार्ट करो, फिर एक कम करते जाओ, फिर एक और कम, फिर एक और कम, 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 कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब आप ये समझोगे सक्सेसिव का मतलब तो होता है बढ़ते हुए, ठीक, बट ये तो घट रहा है, घट नहीं रहा, ध्यान से देखो।
अगर हम 1 से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एन की वैल्यू सपोज 1000 है, तो 998 999 और 1000 हो जाएगा ना। तो सक्सेसिव प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। बट कहाँ तक, 1 तक, 0 नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 वैसे भी नहीं आता है, ठीक। तो ये है एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन यही होती है, सक्सेसिव प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज 7 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, क्या 7 6 5 4 3 2 एंड 1, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक। 8 फैक्टोरियल को देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, 8 7। अब मान लीजिए हम 6 फैक्टोरियल पे इसको ऐसे लीव कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप पूरा एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 9 8, और क्योंकि 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है तो 7 फैक्टोरियल यहाँ पे ऐसे लिख दो आप, और डिनोमिनेटर में तो वो ऑलरेडी है ही, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 750, ठीक है। तो ये चीज होती है फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, क्लियर, ये है, ठीक है। अभी जो मैंने फैक्टोरियल समझाया आपको, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नंबर्स को हम फैक्टोरियल में कैसे बदलें, इसको किस तरह से एक्सपेंड करें। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्टोरियल, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ 10 का जो फैक्टोरियल होगा, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, या छोड़ो 7 को 6 मान लेते हैं, तो ये 4 और 2 के फैक्टोरियल के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। कैसे, देखो 6 फैक्टोरियल आप सॉल्व कर दो, 6 5 4 3 2 और 1, यू विल गेट 720। 4 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, 4 3 2 और 1, यू विल गेट 24। और 2 फैक्टोरियल की बात करें तो केवल 2। देखो जरा LHS में तो 720 आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर है, 24 और 2 को ऐड किया तो 26 ही आ रहा है। RHS में क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इसमें छोटा सा टाइप का क्वेश्चन और आता है फैक्टोरियल नोटेशन, क्योंकि मैंने समझा दी, एक एलसीएम वाला और आता है कि फाइंड एलसीएम, ठीक है, वो भी एक बता देता हूँ ताकि आप इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन गिवन है वो सॉल्व करके देख सकें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम आगे की चीज़ें और जो वीडियोज़ में बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर जो है वो 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 6 5 to 4 factorial. Now we can write it down 6 factorial in this manner like this, और 4 factorial तो 4 factorial ही है। अब LCM जो है तो हम 4 factorial लिखेंगे, 6 factorial लिखेंगे और 7 factorial। अब आपने देख लिया है कि तीनों में जो कॉमन था वो 4 factorial खुद था, तो 1 आ जाएगा। 6 में देखिए 4 factorial हटा दो तो 6 5 बचेगा, तो 6 into 5 हो गया। और 7 फैक्टोरियल में कॉमन देख रहे हो आप, तो 4 फैक्टोरियल के बाद 7 6 5 है, ठीक। अब दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 5 पूरा ही है, या एक स्टेप में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 6 into 5 पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 7 बचेगा, नेक्स्ट भी फिर 7 से भी आ जाएगा, तो 1 1 1। ये बेसिक तरीका जो आपको याद आ रहा है लॉन्ग डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन ही ये मेथड अलग है बट उसी टाइप का है, ठीक है। तो अब लास्ट में फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोडक्ट 7 6 5 into 4 फैक्टोरियल विच वाज एक्चुअली 7 फैक्टोरियल। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया इन तीनों का, ये। और एचसीएफ आपको पता है जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर एचसीएफ पूछता है तो तीनों में जो स्मॉल नंबर का फैक्टोरियल होगा दैट विल बी द आंसर। And if in the question the LCM is being asked, then the highest number will be given
इज योर आंसर, ठीक है, वो होगा एलसीएम। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 7 था तो 7 फैक्टोरियल आ गया आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व करिएगा। वीडियो मैंने जो बताई है इसको जरूर देखें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द स्टेटेड मैनर, जो मैंने बताया उस तरीके से उसको जरूर से सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको और कुछ इस तरह के छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन है जो फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना और ऐसे क्वेश्चन तो वो डिस्कस करूंगा। देन वी विल मूव ऑन परमुटेशन पार्ट, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो जरूर देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल प्लीज आस्क। ओके, थैंक यू।